उनके उस स्टेटमेंट के बाद बहुत परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि अगर कोई दूसरा होता तो आप दूसरे से तो लड़ लेते हैं। यदि आपके खिलाफ साजिश आपके अपने करने लगे तो घर से आदमी कैसे लड़ेगा? घर वाले ही जब साजिश करने लगे, घर वाले का ही निगाह यदि आपके प्रति टेढ़ा हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? जाप सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार से बिना सोचे समझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बातें कही और जिस बात के बाद अगर हम अपनी भावनात्मक स्थिति कहें तो उस पप्पू यादव जी के उस बयान के बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर किया क्या जाए। मैं क्या करूं? ये सोशल वर्क में छोड़ दूं, क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप कुछ उम्मीद रखते हैं, उम्मीद कि अ, समाज का व्यक्ति है, अपने आप को बोलते हैं कि हम शोषितों वंचितों की आवाज हैं, और वो व्यक्ति अगर आपके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पप्पू यादव जी की इस बयान का असर मेरे पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, वो लोग भी आज फोन करके, जब से बयान दिए हैं तब से, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हम विशेष कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां लड़ाई, जो आपकी जो गोली मारने वाली जो भावना है सर, ये 20 साल की भी नहीं है। ये तो बहुत इधर कटिहार का मामला है। कटिहार आप भी गए थे सर, कटिहार मैं भी गया था। आप जब कटिहार गए थे सर, तो कटिहार उस गांव में आपने कुछ नहीं बोला सर, क्योंकि कटिहार उस गांव में शायद आपको लगा कि यहां कुछ बोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने कटिहार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी समाज को गलत दिशा में मोड़ा सर। मैं कभी समाज को गलत दिशा में नहीं मोड़ता हूं सर। आपको याद होगा, कटिहार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि जो व्यक्ति मोहना ठाकुर को गोली मारेगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। हम समझ सकते हैं सर, गोली मारने वाला सर, आपने क्या कहा कि जो व्यक्ति उसको गोली मारेगा, मोहना ठाकुर को उसको 2 लाख रुपया देंगे। गोली मारने वाला सर कोई संत तो नहीं ना होगा सर? जिस व्यक्ति से भी आप गोली मरवाते, आप क्या शिक्षा दे रहे थे? कि लोग अपराधी बन जाएं? आपकी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है सर? आपको मारना था गोली, आप खुद क्यों नहीं मार रहे थे सर? क्या आपके बाजुओं में ताकत नहीं रही? क्या आपके बाजुओं में ताकत नहीं रही सर? फिर आप दूसरे को गोली मारने, माने मारने, या ये प्रलोभन कि कोई गोली मारेगा उसको 2 लाख रुपया देंगे, ये कहां की बातें हैं सर? ये कहां तक सच है? ये कहां तक सही है? ये कहां तक संवैधानिक स्टेटमेंट हो सकता है सर? तो मतलब आप किसी को गोली मरवा रहे हैं वो संवैधानिक हो गया सर, और हम किसी को गाली दे दिए तो वो असंवैधानिक हो गया। आपके जजमेंट करने का पैरामीटर क्या है सर? किस पद्धति से आप जजमेंट करते हैं? समाज
प्रतिदिन आप भी देख रहे हैं सर, और समाज प्रतिदिन हम भी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि आप फंड के पैसा से सर पहुंच जाते हैं वहां पे, और हमारा पहुंचते पहुंचते पैसा खत्म हो जाता है, कभी कभी चेक भी बाउंस हो जाता है। ये हमारे गरीबी का आलम है सर। लेकिन इच्छा तो आपसे ज्यादा होती है सर समाज को मजबूत करने की। आप पॉलिटिकली सोचते हैं सर वोट लेने के लिए, और हमें ये सब वोट वोट के पढ़ाई हमको नहीं आता सर। हम वोट उठ के पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हम ईमानदारी के साथ वहां पहुंचते हैं सर। आप जब जाते हैं तो आप सुरक्षा के घेरों में जाते हैं सर। सुरक्षा का घेरा आपके पास होता है। अकेले आप नहीं जाइएगा सर कहीं, चैलेंज कर रहा हूं सर। आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक डरपोक आदमी हैं सर। हमारे जैसा अकेले आप नहीं जा सकते सर, मैं बता रहा हूं आपको। 6-6 बार सर जानलेवा हमला झेला हुआ व्यक्ति का नाम है संतोष अरुण यादव। 6-6 बार जानलेवा हमला झेला है। उसके बावजूद जब भी समाज को जरूरत पड़ता है सर, वहां पहुंच जाता हूं अपनी जान को हथेली पे लेकर के। ना कोई मीडिया कवरेज बनती है, कुछ नहीं। कब कहां संतोष अरुण यादव को मार करके फेंक दिया जाएगा, कोई अता पता नहीं। लेकिन आपके पास तो सर आपके सरकारी सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम लोग हैं। आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप 20, 50, 1000 बॉडीगार्ड रख सकते हैं। हमारे पास तो गाड़ी में तेल कहां से आएगा, इसके लिए भी सोचना पड़ता है सर। लेकिन इसके बावजूद सर, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं सर, हमारा ऐसा मानना है कि आप भी उसी समाज में आते हैं सर। हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हमारी लड़ाई उस वक्त भी उतनी ही मजबूत थी और मजबूती से लड़ी जा रही थी जिस वक्त आपको लॉकडाउन के दौरान जेल भेजा जा रहा था सर। जाकर के देख लीजिएगा मेरा फेसबुक पेज, कि आपके लिए संतोष अरुण यादव किस हद तक लड़ रहा था। जाकर के देख लीजिएगा सर। और साथ ही साथ सिर्फ संतोष अरुण यादव नहीं सर, ये तमाम लोग आपके लिए लड़ रहे थे सर। इसके बावजूद कि आप जब भी जेल से बाहर निकलते हैं सर, लालू प्रसाद यादव जी पे करारा प्रहार करने लगते हैं सर। तब आप तो कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी पे हम नहीं करते, हम तेजस्वी जी पे करते हैं, ऐसा आपका कहना होगा। सर आपकी मानसिकता को हम समझते हैं सर। आपके लिए पुत्र के समान है, लेकिन कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है सर। और रही बात कि एक आपकी दुनिया है सर, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं सर, तो एक हमारी भी दुनिया है सर, हम भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। 1-2 बार मदद के लिए आपके दरवाजे पे मैं गया भी हूं सर, लेकिन अपनी खुद की मदद के लिए नहीं, खुद की मदद के लिए नहीं सर, सामाजिक मदद के लिए। लेकिन आपने वो भी नहीं किया था सर। अगर किया है तो बताइए, अगर आपने किया है तो बताइए। आप कहते हैं कोई संतोष अरुण यादव, आप बोल रहे थे ना कि एक संतोष अरुण यादव है जो कोई ऐसा यादव सेना या यादवी सेना, यदुवंशी सेना कहने में सर तकलीफ हो रहा था क्या? यदुवंशी सेना कहने में तकलीफ हो रहा था आपको? सर यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं सर, और यह संगठन हमारे आदरणीय माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी की संगठन है सर। करनी सेना का बड़ा नाम आपको याद था सर, यदुवंशी सेना का नाम क्यों भूल रहे थे सर? आरएसएस का नाम तो याद होगा आपको। ये चलते याद होगा सर क्योंकि वहां से आपका फंडिंग आता है, वहां से आपका फंडिंग आता है सर। तो नाम आप क्यों नहीं लेंगे? नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं सर, लेकिन आप बिल्कुल, मैं पुनः बोल रहा हूं कि हमारी
खुद से कंपटीशन होती है सर, आपसे मेरी कोई कंपटीशन नहीं है। आप खूब आगे बढ़िए ना सर, खूब आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए। हमारी आपसे कोई कंपटीशन नहीं है सर, हमारी खुद से कंपटीशन होती है। कभी इच्छा हो ना सर हमारे बारे में विशेष जानने की, आपके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है सर, लेकिन हमारे बारे में अगर विशेष जानने की इच्छा हो तो कभी चले आइएगा हमारे कुटिया में। एक छोटा सा रेंट पे रहते हैं सर पटना में, आपके जैसा मेरा ना कोई अपार्टमेंट है ना कोई महल है, रेंट पे रहते हैं पटना में सर। चले आइएगा, जितनी क्षमता होगी हमारी नमक रोटी एक गिलास पानी ही देने की जरूर देंगे सर। पिता की तरह जो सम्मान दिया जा सकता है वो सम्मान आपको भी देंगे। चले आइएगा कभी। लेकिन एक बात जो अगर आप सोच रहे होंगे कि शायद संतोष रेणु यादव को ऐसा बोल करके और एक आध दो केस दो चार को करवा करके और संतोष रेणु यादव को शांत कर देंगे, गलत सोच रहे हैं सर, गलत ट्रैक पे आप चले गए सर। दूसरा मिट्टी का बना हुआ है संतोष रेणु यादव, मार दीजिएगा, मरवा दीजिएगा, शांत तो नहीं कर सकते सर, शांत तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने आप को आजाद कर रहा हूं सर, अपने आप को आजाद मानता हूं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ ना सर भारत, तो पूरी भारतीयों की आजादी नहीं थी सर, उस वक्त सिर्फ 14% को आजादी मिला था सर, सिर्फ 14% को। 86% लोग आज भी आर्थिक और सामाजिक गुलामी में अपनी जिंदगी को जीते हैं सर। और मैंने अपनी जिंदगी को उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में लगा दिया सर, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे सर। हाँ, बीच में अगर हमारी मौत हो गई तो कोई बात नहीं, वो काम कोई और आ जाएगा संतोष रेणु बन करके, कोई और उस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और इस मुहिम को हम अपने दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांतों से प्राप्त किए हैं। और 86% को आप दरकिनार कर देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मौत कैसे हुई सर, इसका कभी खुलासा आप करना चाहेंगे? खुलासा करना चाहेंगे आप सर? धीरेंद्र शास्त्री बोलता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके ऊपर भी कोई एफआईआर कीजिए ना सर। जब हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी सर। सरदार भगत सिंह जी जिस समाज से, जिस धर्म से आते हैं, क्या उनके हृदय को तकलीफ नहीं होगी? मदर टेरेसा जिस समाज से, जिस धर्म से आती हैं, जिनको भारत रत्न मिला, क्या उनके समाज को तकलीफ नहीं होगा सर? और रही बात, ये देश संविधान से न चलेगा सर कि कुछ पाखंडियों से, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं सर? उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए ना सर कि 14% में से है, उसके पास माल पताई है। भाजपा वाला आपको भी हेवी देता है, सच्चाई है ना सर। कड़वा लग रहा होगा सर, लेकिन ये सच्चाई है। तो सर आप ये सब सेटलमेंट करते रहिए सर, आप ये सब सेटलमेंट करते रहिए। हमको समाज को मजबूत करना है, आप अपनी राजनीतिक बातें करते रहिए। मैं निसंदेह बोल रहा हूं सर कि जिस दिन 86% हमारा जाग गया ना सर, उस दिन फिर मजा आ जाएगा सर, और हम जगा के रहेंगे सर, हम जगा के रहेंगे, उस दिन हम जगा के रहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो कुछ भी सोचे मेरे लिए, चलिए। लेकिन एक चीज और, पप्पू यादव जी के स्टेटमेंट मेरे लिए क्या है ये अलग चीज है, ये हमारा अपना निजी
ये सब बात है, निजी मैटर है, क्योंकि पप्पू यादव जी को भी हम 86% में ही काउंट करते हैं। वो अपने आप को कहां रखते हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से कुछ लोग फुदफुदा गए हैं। उसको लग रहा होगा कि पप्पू यादव जी बोल दिए तो संतोष रेणु को बोलेंगे तो कमजोर हो जाएगा। नकिया में नथुनी पहना के तक दिनादिन करा देंगे, समझा ना। विशेष पप्पू यादव जी के स्टेटमेंट के बाद उड़ो मत। अब विशेष हमारा भी फोन ज्यादा टिंग टांग मत करना, न तो धिन धान हम करा देंगे हम, ठीक ना। पप्पू यादव जी हमको क्या बोलेंगे, तेजस्वी यादव जी हमको क्या बोलेंगे, तेज प्रताप यादव जी हमको क्या बोलेंगे, अखिलेश यादव जी हमको क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार जी हमको क्या बोलेंगे, है ना, चिराग पासवान जी हमको क्या बोलेंगे, जीतन राम मांझी जी हमको क्या बोलेंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमको क्या बोलेंगे, आलोक मेहता जी हमको क्या बोलेंगे। ये हमारा मामला है, 86% का मामला है, ठीक है। 14 रुपया वाला जरा ट्रिन मत करना हमारा बेर। जब ट्रिन जब करोगे ना तो हम धीन कराना शुरू कर देंगे। खेसारी लाल यादव जी का तबला सुने हो ना, है बड़ा हिट हुआ था, तबला बजा देंगे बाबू, ठीक है। आदरणीय पप्पू यादव जी हमारे लिए पिता जैसे हैं, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी हमारे लिए बड़े भाई जैसे हैं, आदरणीय यदुकुल शिरोमणि सामाजिक न्याय के असली पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे लिए श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति हैं। अब तो परमादरणीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनकी आज भी सिद्धांत और स्मृति है, उनका उपदेश है, उनको मैं बलराम के रूप में मैं मानता था। बड़े भैया अखिलेश यादव जी, बड़े भैया चिराग पासवान जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी चचा, आलोक मेहता चचा, ये लोग सब हम लोग अपने परिवार है, ठीक है। उड़ना मत, वरना हम लोग आपस में टंटून करेंगे, कहीं जो अगर विशेष अगर तुम लोग आए तो धर के रगड़ देंगे, ठीक है। चलते जो ट्रिन जो जब से आदरणीय पप्पू यादव जी का स्टेटमेंट जब आया था मेरे ऊपर एफआईआर करने की, तो तुम लोग ज्यादा ट्रिन कर रहे थे ना, इसे मत करना, पड़ जाओगे फेरा में, धिना देंगे धर के बाद। जय श्री कृष्ण, कृष्ण जपो, राधे राधे, हर हर महादेव, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सम्राट अशोक हमनिए के 86% में से आया करते हैं। चक्रवर्ती राजा शुरू से रहा है, ज्यादा टिंटिनाना मत। चलिए, आप सबको प्रणाम, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोग बस साथ दीजिएगा, आप लोग बस साथ दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं। पप्पू यादव जी बोले हैं तो गार्जियन हैं, उनको ऐसा लग गया हो कि संतोष रेणु कंपटीटर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज चाहेंगे कि आदरणीय पप्पू यादव जी 20% अपनी जो इनकम है ना, वो क्रम से 20% हमको दीजिएगा, हमको अपने लिए नहीं, समाज सेवा के लिए 80% से आप कीजिए और 20% आप हमको दीजिए। आज देखिएगा उसमें कंपटीशन कीजिए कि हाँ कौन अच्छा समाज सेवा करता है। अगर आपसे बेहतर नहीं किया ना सर, तो फिर एक पट्टी मोछ मुड़ाए घूमेंगे। आपको समाज सेवा करना नहीं आता है सर, नहीं करना आता है सर, आपको कहां पैसा देना है, किसको मजबूत करना है, ये आपको नहीं आता है सर। इसमें भी अगर आपको लगे तो आप आकर के हमसे सलाह ले सकते हैं सर, गार्जियन है आप, क्या दिक्कत है, अगर छोटा बच्चा से भी सलाह लिया जा सकता है, कुछ हम भी आपसे सीखेंगे और कुछ हमारी भी बातों को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। आप सब इतना सहयोग में रहते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ट्विटर हैंडल है संतोष रेणु यादव, उस पर भी हम बहुत सारी चीजें हम लिखते रहते हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम संतोष रेणु यादव के नाम से ही है, सब में एक एक फोटो लगा हुआ है, वो माला वाला फोटो लगा हुआ है सब में। चलिए, प्रणाम आप सबको, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।